जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर मीनर सब्जेक्ट है एग्ज़ाम 2023। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। पेपर कोड क्या है? पेपर कोड है DSS 200 PSS 200। ठीक है, यह दूसरा क्लास है दोस्तों। पहले क्लास की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, 40 दोस्तों पूरे 40 क्वेश्चन हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन 14 अगस्त 2004 को किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय किस राज्य या शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का एक ही मतलब है, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, भूकंप की तरंगों के कारण जो आपदा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सुनामी कहते हैं। भूकंप की तरंगों के कारण जो आपदा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सुनामी। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करता है, तो उस लहर का नाम क्या है? तो यस लहर। पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करता है, उस लहर का नाम क्या है? यस लहर। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? होनोलुलु में। ठीक है, अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र का स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। स्थापना कब हुआ था? 2007 में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। स्थापना 2007 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग आँख होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, गृह युद्ध है, सीरियाई युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? सुनामी शब्द जापानी भाषा के शब्द से लिया गया है। कुछ नोट्स दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। ठीक है, यानी सुनामी का अर्थ होता है समुद्र की लहरें। सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? जापानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तरी अमेरिका में बुश फायर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में बुश फायर के नाम से जंगल की आग को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम गिराए गए थे, कौन कौन से थे? किस किस शहर पर गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र के जुड़वां टावरों पर आतंकवादी हमला किया गया था? तो 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र के जुड़वां टावरों पर आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, ये हमला ISI के आतंकियों ने किया था। ठीक है। 14 प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? तो वामावर्त दिशा में चलती है। प्रश्न नंबर 15 है, गहरी जलन से त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं, इसे कहते हैं? तो 3rd डिग्री बर्न कहते हैं। गहरी जलन से त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं, इसे 3rd डिग्री बर्न कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार किस गति से चलने वाली हवा को तूफान यानी सुपर साइक्लोन कहा जाता है? तो 220 किलोमीटर के ऊपर से चलने वाली हवा को सुपर साइक्लोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को लहरें या मड फ्लो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंजर द्वीप ज्वालामुखी भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, भारत का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है
तो 12%। भारत का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कितने परसेंट है, तो 12% है। भारत का कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र कितना है, 8%। भारत का कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र कितना है, 8%। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रश्न नंबर 22 है, किन खतरों और आपदाओं को वर्गीकृत किया गया है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों और आपदाओं को वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, ISDR का सही पूर्ण रूप चुनें, तो ISDR का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। प्रश्न नंबर 24 है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय अग्नोन्नय क्रिया के कारण किस प्रकार के तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 से हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन प्रमुख है, तो कैबिनेट सचिव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन कौन होता है, कैबिनेट सचिव। प्रश्न नंबर 27 है, थर्मल इमेजर्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो थर्मल इमेजर्स का उपयोग ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के चित्र लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा, थर्मल इमेजर्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के चित्र लेने के लिए। प्रश्न नंबर 28 है, WMD का अर्थ है सामूहिक विनाश के हथियार। WMD के अर्थ क्या है, सामूहिक विनाश के हथियार। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा तो साइड में, लेफ्ट साइड में आप लोगों के दिया रहता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, वेपन या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी और किस गैस के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। तो किस गैस के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो चीन के वुहान शहर से हुई थी। प्रश्न नंबर 31 है, WHO के अनुसार कोरोना से प्रभावित देशों की या क्षेत्रों की संख्या है, तो 218 देश कोरोना से प्रभावित हैं अभी भी, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो FFMI यानी फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स, ठीक है। बाढ़ परिवर्तनशील को मापने के लिए किस विधि व्यापक रूप का उपयोग किया जाता है, FFMI, इसका पूर्ण रूप होता है फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, कोरोना वायरस किस परिवार के वायरस से संबंधित है, तो कोरोना विरिडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ भी सकता है ये, ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस किस परिवार के वायरस से संबंधित है, कोरोना विरिडे। प्रश्न नंबर 34 है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनी संख्या में विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है, तो 6 गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनी संख्या में विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है, 6। वो 6 विधियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, तो सहायता की समानता, हानि प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, घटनाओं पर नियंत्रण, संसाधन प्रबंधन और प्रभाव में कमी, और आपातकालीन प्रशिक्षण। यह दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि लिखने में आसानी रहे। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनी संख्या में विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है, 6। सहायता की समानता, हानि प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, घटनाओं पर नियंत्रण, संसाधन प्रबंधन और प्रभाव में कमी, और 6वां है आपातकालीन प्रशिक्षण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि 5वें सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कुल 5 चरण होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, कौन कौन से 5 चरण होते हैं। नियोजन, किसी विधि को लागू करके आपदा से निपटा जा सकता है। रोकथाम, आपदा से बचने के उपाय किए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों तैयारी, विभिन्न तरीकों से आपदा से निपटने के लिए तैयारी। चौथा है दोस्तों अनुक्रिया, यदि कोई आपदा घटित होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। 5वां है दोस्तों
पुनर्प्राप्ति कैसे यथाशीघ्र आपदा से उभरा जाता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या पूछा है दोस्तों। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 5 चरण। कौन कौन से? नियोजन, रोकथाम, तैयारी, अनुक्रिया और पुनर्प्राप्ति। प्रश्न नंबर 36 है, कौन तेजी से शुरू होने वाली आपदा नहीं है? तो सूखा तेजी से शुरू होने वाली आपदा नहीं है, धीरे धीरे सूखा पड़ता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, समुद्र तट के निकट सुनामी का पता लगाने के तटीय ज्वार गेज को समुद्र तट से कितनी किलोमीटर दूर पर रखा जाता है? ये ध्यान दीजिएगा। तो 50 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाता है। समुद्र तट के निकट सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को समुद्र तट से कितनी किलोमीटर दूर रखा जाता है? 50 किलोमीटर। यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तटीय ज्वार गेज का आविष्कार जोसेफ सेक्सन ने 1851 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 38 है, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक R.D. ओल्डहैम हैं और जॉन मिल्ने। प्रश्न नंबर 39 है, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर स्कर्म पैसिफिक बेल्ट को कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों की एक पट्टी है, स्कर्म पैसिफिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट के दर्ज इतिहास में कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी विस्फोट के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये 1 लाइनर क्वेश्चन था और आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।